नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछली कुछ वीडियोस से आपके जो कुछ नए एग्जाम्स हैं ACF एंड FRO, इसके ओरिएंटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को। साथ ही साथ लास्ट टाइम हमने इतिहास, मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए थे। आज इसी क्रम में हम एक और वीडियो ले आए हैं एक और नए सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट हमारे पास पॉलिटी, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंडर करना चाहते हैं ताकि आप कम से कम समय में अपनी इस तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से इफ़िशिएंट बना सके, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को दोनों मोड में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोग तो हैं जो इंस्टीट्यूट के पास होंगे, वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूर से अपनी तैयारी को सही तरीके से करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये ऑनलाइन सुविधा है। आप सभी लोग हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है द एकलव्य आईएएस, उसके थ्रू अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ टॉपिक देखे थे हिस्ट्री से रिलेटेड, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन आया है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल में है भाई? रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन किस आर्टिकल में है? तो इसके लिए आपको सारे आर्टिकल पढ़े होने चाहिए, सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े होने चाहिए। 1 से लेके 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा आंसर हो जाएगा इसका, सब लोग जानते हैं। अब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? रूल ऑफ लॉ, कि किसका कानून चलेगा भाई? लॉ, कानून का शासन चलेगा। जितने भी क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, भारत इंडिया कह रहे हैं, वहां पर केवल किसका शासन चलेगा? विधि का शासन चलेगा। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या यही बात है? ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि एक कानून है जिसके सामने क्या है, सब लोग समान हैं। अब समान का क्या मतलब होता है कि मैं भी बराबर हूं और कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी बराबर है। लेकिन क्या इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बराबर हैं क्या? अगर आप अंबानी जी को भी 1000 रुपए देंगे और किसी एक गरीब को भी 1000 रुपए देंगे, तो वो इक्वालिटी होगी क्या? समानता होगी? हो सकती है वो समानता। तो यहां पर ये कहा गया है कि जहां पर कुछ जरूरत होगी वहां पर जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो लोग पीछे हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक बेसिक डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन वो दिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन की तरह, लेकिन एक्चुअली में होगा नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ठीक, इसके साथ साथ हमारे पास और भी आर्टिकल आ जाते हैं, जैसे आर्टिकल 13 है कि जो भी पोर्शन है, जो भी पार्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस भी पार्ट को अगर ओवरलैप करता है, परेशान करता है, तो वो जो पार्ट होगा जो ओवरलैप कर रहा है वो खुद ही हट जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 ये कहता है। आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। इस पे तो पूरी एक फिल्म बन गई, मूवी बन गई कि भाई क्या आप कुछ आधार हैं जिनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ, प्रतिबंध किसका? भेदभाव का, ठीक। रेस, कास्ट, सेक्स, जाति, इनके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर आप भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, ठीक है। अब हम इक्वल पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं
वो क्या बता रहे हैं हमें, इक्वालिटी, समानता के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने इतना कोर कंसेप्ट समझा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हुआ था कब? 1953 में। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सबसे पहले बना 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, बहुत सही बात। राज्यों का गठन किस आधार पर होना था? लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना था, भाषाई आधार पर होना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब एक कमिटी बनाई गई, जिस कमिटी ने क्या देना था, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि हम अगर भाषाई आधार पर बना रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। ठीक है, तो कौन सी समिति बनाई गई? फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली हम जान सकते हैं कि चेयरमैन रहे होंगे, तो साथ साथ मेंबर्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए कि हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिंकर। तो ये लोग क्या थे? कमेटी के मेंबर थे, जिसमें चेयर कौन कर रहे थे? फजल अली कर रहे थे, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक, अब फजल अली कौन थे भाई? ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ऐसे वैसे कोई इंसान नहीं था जिनको आपने उठा के कमेटी में डाल दिया। कौन थे? रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ठीक है, अब इन्होंने रिसर्च की काफ़ी साल, 53 में बन गया था, और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की 30 दिसंबर 1955 को। इन्होंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया और 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके अनुसार भारत जो संघ है उसको 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया? विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हमें समझ में आया। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताता है? बहुत आसान, मैंने आप लोगों को बताया है कि 51 तक पढ़े होने चाहिए। तो आर्टिकल 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक तत्व, यहाँ पर आता है कि हम इंटरनेशनल पीस स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 51 है, तो इंपॉर्टेंट है एक आर्टिकल 50 कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम आवर जुडिशरी। ये एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, क्या ये जरूरी है? आप लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई लॉ बन जाए और कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन करना हो, आप पहले एक बेसिक ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या होती है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 पार्ट है हमारे पास, जिसको हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है कि ये जो कानून बनी है इसके बेसिस पे हम जजमेंट देंगे भाई। ठीक है, ये काम होता है। ठीक, अब कुछ हमने देखा अभी सुप्रीम कौन है? सबसे ज्यादा ऊपर किसे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक कौन है? जुडिशरी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो वो बात, तो उसका पता कौन लगाएगा? उसके अगेंस्ट काम कौन करेगा? जुडिशरी काम करेगी। ठीक है, अगर अपने फायदे के लिए सपोज कभी एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कुछ लागू कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका करेगी। सेम बात कि अगर कुछ चीज ऐसी है जहां पर ओवर रीच कर रही है जुडिशरी, तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी प्रकार का भी कानून बनाए, किसी प्रकार का कानून बनाए, लेकिन बशर्ते वो हमारे मूल ढांचा, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको क्या ना करे, इसका उल्लंघन ना करे। आप बनाइए, ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मूल ढांचा है, जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाकी आप ऐड करना है, हटाना है, हटाते रहो। ठीक है, तो ये आपस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में चेक बैलेंस है, ये इसको चेक करता है, ये इसको चेक करता है।
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये आता है डीपीएसपी में, आर्टिकल 50। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम अ टर्म ऑफ फॉर अ टर्म ऑफ, कितने सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं भाई, 6 साल के लिए, 5 मत करके आना। अच्छा, लोकसभा के कितने किए जाते हैं, 5 साल के लिए। ठीक, ठीक है, ये जो लोकसभा है उसको कौन चुनते हैं, लोकसभा सांसद को कौन चुनता है, हम ही लोग चुनते हैं क्या, हाँ जी, हम लोग वोट देने जाते हैं। अच्छा, और राज्यसभा सांसदों को, उनको कौन चुनता है, कभी सुना है आपने कि आप लोग राज्यसभा सांसद को वोट देने गए, नहीं। तो हमने जैसे स्टेट है, हमारा राज्य है, वहां से जो एमएलए चुने, वो एमएलए चुनते हैं अपने स्टेट के राज्यसभा सदस्यों को, एमपीज ऑफ राज्यसभा वो लोग चुनते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि लोकसभा के चेयरमैन को क्या कहते हैं, जो लोकसभा की प्रोसीडिंग को चेयर करते हैं उनको कहते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक, अगर हम विधानसभाओं की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, तो उनको भी कहते हैं क्या, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर नहीं, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और राज्यसभा के चेयरमैन को क्या कहा जाता है, उपराष्ट्रपति स्वयं एक्स ऑफिशियो होते हैं क्या, राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, जो भी पद पर आएंगे उपराष्ट्रपति के, वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं इन प्रकार के प्रश्नों से, कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, अभी तो इलेक्ट की बात है, अपॉइंट की बात है, तो साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर बात आए कि इनको हटाने का प्रोसीजर कैसा है, तो इनको हटाने का प्रोसीजर ऐसा है जैसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसीजर है। इसके पीछे क्या कारण है, ये एक प्रश्न बन जाता है हमारे पास, क्योंकि हमने यहीं से तो मेंस का कंटेंट भी निकालना है कि क्या कंटेंट, क्या कारण है। भाई देखिए, चलो पहले हम देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं, प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं। ठीक, हटाने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सेम होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तरह हटाए जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलाना पड़ता है पूरा, उस पर हम कभी अलग पॉलिटी के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्यों, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन को चुनना है। ठीक है, मतलब जो पब्लिक सर्विस है, जन सेवा, उसके लिए लोगों को चुनना है। तो इन लोगों का न्यूट्रल होना कितना जरूरी है। अगर ये बायस्ड हो गए तो ये ऐसे लोगों को भर लेंगे क्या, कि जो लोग पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग भर दिए तो कोई फायदा है उसका, नहीं। तो ये अथॉरिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो डिपार्टमेंट बना रखा हमने, ये हमने बॉडी बना रखी है, इसको थोड़ा फ्री, इसको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास पावर है, आपको कोई भी कहीं से नहीं उठा के कहीं भी नहीं पटक सकता। ठीक है ना, तो ये पावर शो करने के लिए, ये श्योरिटी देने के लिए कि भाई आपको ऐसे ही कोई नहीं निकाल देगा, आप अपने काम को क्या कीजिए, बड़ी अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आप जिन लोगों को चुनेंगे वो देश की आगे क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को संभालेंगे। इस कारण से ये काम किया गया है। ठीक है, तो ये एक और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस क्वेश्चन के साथ हमें होनी चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को, भाई किसको, गवर्नर को ऑर्डिनेंस पावर देता है। तो ये आसान हो जाएगा, आर्टिकल 213, ये तो याद करने वाली बात है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि भैया ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, और अगर राज्यपाल के पास है तो राष्ट्रपति जी के पास होगा ही होगा, ये तो स्वतः सी बात है। तो राष्ट्रपति जी का आर्टिकल क्या है, 123, और राज्यपाल जी का क्या है, 213। तो नंबर सेम है लेकिन आगे पीछे किए हुए हैं, याद रखने के लिए रख सकते हैं हम। ऑर्डिनेंस होता क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास सदन, पार्लियामेंट क्या ना हो, सेशन में ना हो, ठीक है, सत्र में ना हो, तो उस समय अगर हम पे आफत आ जाए कि कोई कानून चाहिए ही चाहिए, अब भी चाहिए,
तो उस समय हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर जी के पास ये पावर है कि आप इन आर्टिकल्स का यूज़ करके एक प्रस्ताव ला सकते हैं जिसे हम ऑर्डिनेंस कहेंगे, ठीक है। और वो प्रस्ताव एज अ कानून होगा कि वही कानून है, लेकिन बशर्ते शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर सेशन अगर बैठे, सेशन बैठेगा ही बैठेगा, आपको वो जो ऑर्डिनेंस है वो क्या करना पड़ेगा, सेशन से पास कराना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक क्या आ जाती है हमारे पास, नीड आ जाती है। लेकिन पावर तो है, बड़ी अच्छी पावर है और ज़रूरतमंद भी है। लेकिन हालांकि हम देखेंगे कि बहुत जगह हमें ये लगता है कि जो हमारी सदन है वहाँ पर डिबेट होती है, उस डिबेट को बाईपास करने के लिए इस ऑर्डिनेंस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और इनसे रिलेटेड ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और इस तरीके से, इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो आपका मेंस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप इंस्टीट्यूट के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, सारी क्लियरिटी हो जाए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।